कहते हैं इस प्लैनेट का, इस अर्थ का सबसे होशियार एनिमल जो है, सबसे होशियार प्राणी जो है, वो मनुष्य प्राणी है। मनुष्य प्राणी जब से स्टोन एज से, जब से पहाड़ों से, जंगल से बस्ती बसा के रहना चालू करता है, एक समाज डेवलप करता है, एक सोसाइटी डेवलप करता है और उस सोसाइटी में वो घर बना के रहना चालू करता है। वो बहुत सारी इन्वेंशंस करता है और बहुत सारे आविष्कार करता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। वो एनिमल्स को पालतू बनाता है, उनको गुलाम बनाता है और अपने हिसाब से खेती के, ट्रांसपोर्ट के उनसे काम कराता है। इतना सारा दिमाग जब मनुष्य का चलता है, आदमी का चलता है, तो उसका दिमाग ये भी चलता है कि अगर वो दूसरे सोसाइटी के या दूसरे ग्रुप के लोगों को अपना गुलाम बना ले, तो वो अपने ढेर सारे काम उनसे करा सकता है। बस यहीं से एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ क्लैशेस चालू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वॉर, वॉर ऑफ इंटरेस्ट। एक समाज दूसरे समाज को नीचा दिखाना चाहता है, एक समाज दूसरे समाज को हराना चाहता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को हरा के अपने अंडर में रखना चाहते हैं और जीतने वाला समाज अपने मन के हिसाब से, मन के मुताबिक हारने वाले समाज पर नियम लगाता है और उस नियम के हिसाब से हारने वाले समाज को सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी रहना होता है। यही सालों से होते आया है, यही सालों से होते रहा है और हम अभी देखते हैं कि यही सारा जो खेल है वो अभी भी हो रहा है। तो डायरेक्ट हम फास्ट फॉरवर्ड 16वीं सदी में आ जाते हैं। 16वीं सदी में यूरोप में एक कंपटीशन लगा रहता है एज ऑफ डिस्कवरी का, जहां पर यूरोप की ढेर सारी कंट्रीज जो है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, पोर्तुगीज, ये सब एज ऑफ डिस्कवरी में एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट में जाके नए नए देश की खोज करते हैं ताकि वहाँ से वो व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके और हो सके तो उस देश के पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस कर सके और उस देश को अपना गुलाम बना सके। 16वीं 17वीं सदी आते आते इन देशों ने लगभग अफ्रीका, एशिया और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जितने भी छोटे बड़े देश होते थे, साम्राज्य होते थे या जितने भी छोटे बड़े राजा महाराजा होते थे, उनको अपने इन्फ्लुएंस में लाके उनको अपना गुलाम बना के रखा था। उसी में से ब्रिटिश एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर हुआ करता था। ये आपको मैप में दिख जाएगा। कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर का कभी सूरज डूबा नहीं करता था। ब्रिटिश एम्पायर से ही बराबर या उससे थोड़ा सा कम एक और एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था फ्रेंच एम्पायर, फ्रांस एम्पायर, और ये एम्पायर भी लगभग ब्रिटिश एम्पायर के ही बराबर पावरफुल था। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों ने लगभग पूरी दुनिया को आधे आधे हिस्से में बांट रखा था और इस जो उनके गुलाम देश है वहाँ से भी जितना भी लूट मार की जाती थी, जितना भी सोना चांदी वो इकट्ठा कर पाते थे, अपने मेन लैंड पर लेके जाते थे। फ्रेंच लोग फ्रेंच में ले जाते थे, ब्रिटिश लोग ग्रेट ब्रिटेन में लेके जाते थे। अब ऐसा ही करते करते एज ऑफ डिस्कवरी में ये जो यहाँ के जो डिस्कवरी करने वाले जितने भी राजा लोग होते थे या जितने भी जहाज के नाविक होते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट देश की सूचना लेके जाते थे या पता लगाकर वहाँ के राजा को इन्फॉर्मेशन देते थे। फिर वहाँ से एक टाइप से मिलिट्री इन्वेंट करती थी उस जगह पे, बिजनेस के नाम पर, व्यापार के नाम पर, और उस एरिया की ज्योग्राफी स्टडी करती थी। उस एरिया की ज्योग्राफी स्टडी करने के बाद वहाँ के लोगों को ये लोग हरा देते थे अपने नए नए टेक्नोलॉजी वाले वेपन से, बंदूक से, गन पाउडर से और नए नए हथियार के वहाँ के लोगों को हरा देते थे और उनको गुलाम बनाकर दूसरे देशों में ले जाकर बेच दिया करते थे। यहाँ पर भी व्हाइट सुप्रीमेसी काम आती थी। ये काले लोगों को जानवर समझते थे और गोरे लोग खुद को इनसे ऊंचे दर्जे का समझते थे। ऐसे ही करते करते सदियां बीत जाती हैं और 1774 के नज़दीक, 1774 के नज़दीक जेम्स कुक, जो कि एक ब्रिटिश खोजकर्ता था, ब्रिटिश एक्सप्लोरर था, वो न्यू कैलिडोनिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के करीब पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा स्मॉल आइलैंड नेशन है, उसकी खोज करता है, एक्सप्लोर करता है और वहाँ पर ब्रिटिश जैक झंडा गाड़ दिया जाता है, यूनियन जैक वहाँ पर झंडा गाड़ दिया जाता है। उसके लगभग 70-80 साल बाद फ्रेंच आर्मी वहाँ पर आके, फ्रेंच एम्पायर आके ब्रिटिश एम्पायर को वहाँ से खदेड़ देता है और न्यू कैलिडोनिया फ्रेंच कंट्रोल के अंडर में आ जाता है। 1853 के आसपास फ्रेंच कंट्रोल वहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाता है और 1853 से आज इस रिपोर्ट तक फ्रेंच कंट्रोल वहाँ पर एस्टैब्लिश है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 होता है, वर्ल्ड वॉर 2 होता है, धीरे धीरे बहुत सी कंट्रीज आज़ाद होती है, अमेरिका आज़ाद होता है, अफ्रीकन कंट्रीज आज़ाद होती है, एशियन कंट्रीज आज़ाद होती है, भारत भी आज़ाद होता है, ऑस्ट्रेलिया भी एक टाइप से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर से आज़ाद होता है, न्यूजीलैंड भी आज़ाद हो जाता है। इसी आज़ादी में वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट 2-4 पहले ही फ्रेंच गवर्नमेंट अपना दिमाग लगाती है, होशियारी दिखाती है और मेनलैंड फ्रांस के बाहर जितने उसकी 13 टेरिटरीज थी उसको ओवरसीज टेरिटरी डिक्लेयर कर देती है और उनको मिनी एटोनॉमी दे दी जाती है, मिनी स्वतंत्रता दी जाती है, जिसमें खाली डिफेंस और रक्षा और विदेश नीति, फॉरेन रिलेशंस, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट अपने तरफ रखती है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जिम्मा उन टेरिटरीज को दे दिया जाता है। उसमें से फ्रेंच गवर्नमेंट की, फ्रेंच एम्पायर की एक टेरिटरी होती है न्यू कैलिडोनिया, वो इसमें एक एक्सेप्शन होती है। 1980 से ही, 1980 से ही उस टेरिटरी में, उस कंट्री में जो कि पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के करीब है, आज़ादी की मांग उठने लगती है। वायलेंस चालू हो जाता है 1980 के पास से ही, जो कि फ्रांस से फुल टाइप में
फ्रीडम मांगते हैं, इंडिपेंडेंस मांगते हैं। कैसे तो करके फ्रांस गवर्नमेंट 1980 के बाद में ये वायलेंस जो है, ये जो प्रोटेस्ट है प्रो इंडिपेंडेंस का, इसको कुचलने में, इसको मत कुचल कर नष्ट करने में कामयाब हो जाती है। और उसके बाद बहुत सारा टेबल पर निगोशिएशन होता है और वोटिंग करके प्रो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम चाहने वाले या फ्रांस के साथ रहने वाले कितने लोग हैं, उसका एक लगभग अनुमान लगाया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है। उस प्रॉमिस, उस एग्रीमेंट के हिसाब से 3 बार वोटिंग होनी होती है, जिससे कि पता चल पाए कि न्यू कैलिडोनिया को आज़ाद मुल्क बनाना है या फ्रांस की टेरिटरी बनाए रखना है। तो 2018 में फर्स्ट टाइम वोटिंग की जाती है, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट के मुताबिक रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग जो हैं प्रो फ्रांस के साथ वोटिंग करते हैं, फ्रांस गवर्नमेंट के साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद 2019 में फिर से एक बार वोटिंग की जाती है, जिसमें फिर से एक बार लोगों का जो वोटिंग होता है फ्रांस के पास आता है और ये टेरिटरी के बहुत सारे लोग जो है फ्रांस गवर्नमेंट के साथ रहना चाहते हैं। अब ये फ्लो आता देखकर जितने भी प्रो इंडिपेंडेंस लीडर्स होते हैं न्यू कैलिडोनिया के, जितने भी मूल निवासी लीडर्स होते हैं जिनको कनक इंडिजीनियस पीपल कहा जाता है, वो डर जाते हैं इस रिजल्ट से, और जो कि 2021 में होने वाले प्रो इंडिपेंडेंस चुनाव में वो बहिष्कार कर देते हैं। बोलते हैं कि कोविड-19 फैला हुआ है, इसमें इस चुनाव को, इस मतदान को, इस इलेक्शन को टेम्पररी सस्पेंड किया जाए और जब कोविड चला जाएगा तो फिर से ये तीसरी बार का इलेक्शन लिया जाए। लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट मानती नहीं है, वो इलेक्शन लेती है। इलेक्शन उनके मन मुताबिक रिजल्ट आता है, प्रो फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्ट होकर आती है। बहुत सारा जो इलेक्शन का वोट है फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ आता है, मेजॉरिटी फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ रहती है, और ये टेरिटरी जो है ओवरसीज टेरिटरी न्यू कैलिडोनिया फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ रहना ही पसंद करती है। लेकिन यहीं से क्लैशेस चालू हो जाते हैं। प्रो इंडिपेंडेंस जितने लीडर्स हैं, जितने भी इंडिजीनियस कनक जनजाति के लोग हैं, इंडिजीनियस लोग हैं, जिनको कि मूल निवासी कहा जाता है, वो टोटल पॉपुलेशन जो है न्यू कैलिडोनिया की 2,70,000 है। उसमें से 40-42% है वो इस मतदान को, इस वोटिंग को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इंडिपेंडेंस मूवमेंट आगे बढ़ाते हैं, इसका विरोध करते हैं। अब फ्रांस के पार्लियामेंट ने एक नया बिल पास किया है। उस बिल के हिसाब से न्यू कैलिडोनिया में जितने 10 साल के ऊपर से जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, 25,000 लगभग लोग हैं, उनको वोटिंग का राइट मिल जाएगा। उनको जो लोकल राइट्स होते हैं न्यू कैलिडोनिया के, सिटीजनशिप मिल जाएगी, ताकि वो वोटिंग परसेंट और वहाँ के जितने भी न्यू कैलिडोनिया के राइट्स होते हैं एज अ नेशनल पर्सन राइट्स पा सकते हैं। इससे क्लैशेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोकल कनक कम्युनिटी का कहना है कि इससे वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, उनका वोट परसेंट कम हो जाएगा। ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, जो कि ऑल पॉपुलेशन के 25% है, उनका परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि कनक लोगों की सिक्योरिटी और कनक लोगों की जो राइट्स है या उनकी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है, उसका क्राइसिस तैयार हो जाएगा। और उनका भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जितने भी इंडिजीनियस ट्राइब्स थे, जिनको आज नाम लेने वाला कोई बचा नहीं, वैसा ही उनका भी हाल हो जाएगा। इसलिए न्यू कैलिडोनिया में दंगे भड़के हुए हैं, राइट्स भड़की हुई है, और न्यू कैलिडोनिया में फ्रेंच गवर्नमेंट के हिसाब से 7 दिन की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इस 7 दिन में रास्ते पर पुलिस के अलावा कोई दिखाई दे नहीं रहा है। दूध, दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत हो रही है। लोग इस जीवन आवश्यक चीज़ों के लिए छटपटाहट कर रहे हैं। चीज़ें महंगी हो चुकी है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने 2500 से 3000 तक एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी है, ताकि वायलेंस ना हो, कहीं पर आगजनी या दंगे वगैरह फिर से ना भड़के। अब ये करने की वजह क्या हो गई? फ्रेंच मेनलैंड से न्यू कैलिडोनिया लगभग 17,000 से 18,000 किलोमीटर दूर है। पैसिफिक ओशियन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है, जो कि फ्रांस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। करंटली अमेरिका और चाइना का क्लैशेस देखा जा रहा है पैसिफिक ओशियन में, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, जिसके वजह से फ्रांस गवर्नमेंट एज अ मेजर अलाई टू यूएस गवर्नमेंट पैसिफिक ओशियन से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते। उसके लिए न्यू कैलिडोनिया एक बहुत ही जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वैसे न्यू कैसिडोनिया एक रिसोर्स रिच मिनरल लोकेशन है, और इसका मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री पर डिपेंड है। यहाँ टूरिस्ट बहुत ही भारी मात्रा में संख्या में आती हैं, जिसके वजह से इस देश की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलता है टूरिस्ट पर डिपेंड। अब जो फिलहाल राइट्स दंगे भड़के हुए हैं न्यू कैलिडोनिया में, उसके हिसाब से लगभग 3 से 3,500 लोग अभी भी न्यू कैलिडोनिया में फंसे हुए हैं। फॉरेनर लोग हैं, टूरिस्ट लोग हैं, जो कि इस दंगे में पिस रहे हैं, अपने बजट से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने शौक पूरा करने के लिए। अब ये सारा जो स्ट्रगल चल रहा है, टर्बुलेंस चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें फ्रांस गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया हुआ है अपने पार्लियामेंट में, इसको राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बोला है कि फिलहाल वो इस बिल पर साइन नहीं करने वाले हैं। वो कनक पीपल्स और कनक लीडरशिप से बात करेंगे, प्रो फ्रेंच लीडर से बात करेंगे, प्रो इंडिपेंडेंस लीडर से बात करेंगे, और ये जो मुद्दा है इसको टेबल पर बैठ के सुलझाया जाएगा। लेकिन ये सब जो बातें होंगी, डिस्कशन होंगी, वो जून से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो लॉ पास हुआ है उसकी एक डेडलाइन होती है, जो कि साइन करना किसी भी देश के राष्ट्रपति को उसकी पार्लियामेंट ने पास किया हुआ डेडलाइन दी जाती है, जो कि साइन करना
एक मैंडेटरी हो जाता है। तो जून की एक डेडलाइन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डिसाइड कर लिया है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के ऑफिस की तरफ से कनक लीडर्स को फ़ोन जाना चालू हो चुका है, डायलॉग्स और डिस्कशन होने चालू हो सके और इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रूल आउट किया जा सके, कम किया जा सके, इस पर डिस्कशन चालू हो गया है। लेकिन इसी के बीच फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये एलिगेशंस लगाया है कि इस सारे मामलात के पीछे, मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे अज़रबैजान, चाइना और रशिया का हाथ है। जी हाँ, अज़रबैजान नाम कैसे आ गया ये बताता हूँ। जो 2-3 साल पहले अज़रबैजान और आर्मेनिया में क्लैशेस हुए, अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, उसमें ऑब्वियसली अज़रबैजान के अगेंस्ट आर्मेनिया की साइड, जो कि एक क्रिश्चियन कंट्री है, फ्रांस ले लेता है, जिसकी वजह से फ्रांस और अज़रबैजान के रिलेशंस जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। उसी की वजह से अब फ्रांस गवर्नमेंट बोल रही है कि टिकटॉक यूज़ करके अज़रबैजान और चाइनीज़ जितने भी एक्टर्स हैं, उन्होंने न्यू कैलिडोनिया के आग में घी डालने का काम हुआ है, जिसकी वजह से न्यू कैलिडोनिया के लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है और वहाँ पर दंगे भड़क हो चुके हैं। अब इस मैटर को फ्रांस गवर्नमेंट और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन किस प्रकार से हैंडल करते हैं, वो देखना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट इस टेरिटरी को छोड़ना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि न्यू कैलिडोनिया की लोकेशन स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए। फ्रेंच गवर्नमेंट से 17,000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद न्यू कैलिडोनिया फ्रांस के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि न्यू कैलिडोनिया वही देश है जहाँ पर 300-400 साल पहले फ्रांस से जितने भी अपराधी या जितने भी तड़ीपार सजा पाए हुए लोगों को यहाँ ही लाके छोड़ दिया जाता था, वही लोग अब 24-25% की आबादी तक पहुँच गए। 25,000 और लोग वोटिंग देने के राइट्स में आ जाएंगे, तो आप सोचिए ये लगभग 30 से 35% में आ जाएंगे। धीरे धीरे कनक इंडिजिनियस पीपल्स माइनॉरिटी में चली जाएगी और एक टाइप से जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन ने या ब्रिटिशर्स लोगों ने पूरा हड़प लिया, वैसे ही फ्रांस न्यू कैलिडोनिया को एक दिन पूरा हड़प लेगा और पैसिफिक ओशियन में अपनी फुटप्रिंट जो है एक टाइप से स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर लेगा। अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और न्यू कैलिडोनिया फ्रांस के साथ बना रहता है या एक नया देश करके उभरता है। मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। आगे का बाद में मिलते हैं। वंदे मातरम।